चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम इसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और दूसरा एटीट्यूड। एल्बर्ट कैमस का एक कोट है, अ मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज अपॉन दिस वर्ल्ड। ठीक है। अब ये एक एथिकल डायलेमा है जो जजमेंट ऑफ न्यूरेमबर्ग चीफ जज डे हेवुड, ठीक है, टू ट्रायल to preside over a trial of four judges in Germany. They used their office to assist uh, face sterilization and ethnic cleansing. Excuse of duty, my duty can be wheel. Excuse of duty, my duty can be wheel behind which we can shrug off moral responsibilities. So in the end, Haywood ने क्या किया? Give punishment for conscious participation in government organized crime. हेवर्ड का जो डिसीजन था ना वो मेरिट पे बेस्ड था। एक मार्टिन लूथर का भी किंग कोट था, नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग हिटलर डिड इन जर्मनी वाज लीगल। तो ऐसा नहीं है कि अगर अथॉरिटी कुछ कह रही है तो ऑलवेज सही होगा। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कोट है, नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट कॉन्साइंस इवन इफ द स्टेट डिमांड्स इट। ठीक है। तो इंटरनल कंसाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। What should be the basic framework of reasoning so that we do not evaluate these questions arbitrarily? तो सबसे पहले देखते हैं अब एथिक्स होता क्या है। एथिक्स एक सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल है जो एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर ह्यूमन कंडक्ट। सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है किस चीज का? मॉरल प्रिंसिपल का। सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल जो क्या एक्ट एज गाइडिंग लाइट, हेल्प अस डिफरेंशिएट, एक्ट एज गाइडिंग लाइट फॉर ह्यूमन कंडक्ट के लिए गाइडिंग लाइट है। और हेल्प अस डिफरेंशिएट किस चीज में? गुड बैड राइट रॉन्ग फेयर अनफेयर इनके बीच में। ठीक है। गाइडिंग लाइट है ह्यूमन कंडक्ट के लिए, डिफरेंशिएट गुड बैड राइट रॉन्ग फेयर अनफेयर इनके बीच में डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। help us build a human society where जो है ना everyone lives in peace and harmony। तो गाइडिंग लाइट ह्यूमन कंडक्ट के लिए, डिफरेंशिएट गुड बैड राइट रॉन्ग फेयर एंड फेयर, हेल्प अस बिल्ड अ ह्यूमन सोसाइटी। ये एक सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स है। ठीक है। क्या ये जो एथिक्स है ये यूनिवर्सल है? ये चीज डिबेटेबल है। इमैनुअल कांट की जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, गिव अ टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग यूनिवर्सैलिटी। ठीक है। वही कि मतलब अगर तो बस इतना ही अभी याद रखो। कांत के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव हमको यहाँ लिखना है। फिर दूसरा है रिलीजन टेंड टू व्यू दीज एज यूनिवर्सल। ठीक है। तो कांत के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और रिलीजन इन्हें यूनिवर्सल देता है। ठीक है। व्हाट एथिक्स इज नॉट, एथिक्स क्या नहीं है? तो एथिक्स रिलीजन नहीं है। ठीक है। अगर कोई बोले एथिक्स लॉ भी नहीं है, एथिक्स कल्चर भी नहीं है, क्योंकि एथिक्स अप्लाई एवरीवन, इवन टू अथीस्ट भी एथिक्स अप्लाई करता है। ठीक है। मोस्ट डू एडवोकेट हाई एथिकल। ठीक है। जो लॉ है वो गुड लॉ डू इनकॉर्पोरेट हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। बट जैसे कि मैरिटल रेप जो है वो अभी वो इलीगल नहीं है, अनएथिकल तो है ही। कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो वो भी नहीं है एथिक्स का। स्लेवरी इन यूएस और कास्ट इन इंडिया कल्चरली एक्सेप्टेबल है, बट क्या वो एथिकल है? अब एथिक्स और मोरल वैल्यूज हैज फोर डायमेंशन और ब्रांचेस। ठीक है। मेटा एथिक्स, मेटा एथिक, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। तो एमएनडीए, एमेंडा, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। ठीक है। अब हम देखते हैं मेटा एथिक्स क्या होती है। ये ब्रॉड क्वेश्चंस के साथ डील करता है। हाउ मोरालिटी डिफाइंड, व्हाट इज जस्टिस, ये होते क्या है इनके साथ डील करता है ये। फिर नॉर्मेटिव एथिक्स, what was normative ethics, what we ought to do। वेरियस थिंकर्स गिव फ्रेमवर्क्स रीजनिंग के बेसिस पे ना, जैसे जेरी बेंथम, जेएस मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म दिया, एरिस्टोटल ने वर्चू एथिक्स दिया, कांत ने डियोंटोलॉजिकल एथिक्स दिया। तो व्हाट वी ऑट टू डू ये नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर बहुत सारे थिंकर बताते हैं। फिर आता है अप्लाइड एथिक्स।
इसमें क्या है कि जो डील्स प्रैक्टिकल इश्यूज के साथ डील करता है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट, एबॉर्शन, ठीक है, और जेने वो जीनोम्स वगैरह उनके साथ डील करता है ये। अ रैशनल एंड नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी एथिक्स कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू आवर लाइव्स ऑन एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, अगर एक रेशनल और नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी एथिक्स होंगे हमारे पास, ठीक है, तो हम एक बेटर चॉइसेस ले पाएंगे अपनी जिंदगी में। अब आती है बात डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है? वैल्यू फ्री एथिक्स, वैल्यू फ्री अप्रोच है एथिक्स को लेके ना। ये सिंपली डिस्क्राइब करता है प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स और कल्चर्स। उनके बारे में कोई जजमेंट नहीं बनाता अबाउट मोरालिटी ऑफ द प्रैक्टिस एंड जजमेंट। जो इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन है ऑफ पर्सन, इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पर्सन मॉरल बिलीफ। ठीक है, मान लो कि जवार ट्राइब है, वो किस किस चीज़ों के बारे में मानती है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स वैल्यू फ्री अप्रोच है। अप्लाइड एथिक्स रैशनल और नॉन कंट्रोडिक्टरी एथिक्स अगर हमारे पास हो, तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज के साथ डील करता है। फिर एम एन डी ए रिलीजन नहीं है, लॉ नहीं है, कल्चर भी नहीं है, एथिक्स सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एथिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो कुछ सिग्निफिकेंस होगी तभी तो हम वो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो एथिक्स का सोर्सेज भी है, कुछ सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंस में ही पहले ये देख लेते हैं हम। मॉरल डायलेमा में भी विदाउट प्रिजुडिस एंड बायस क्रेडिबिलिटी के साथ डिसीजन ले सके, वो इंडिविजुअल, सोशल एज वेल एज हाईएस्ट गुड के लिए। ठीक है, डायलेमा में भी विदाउट प्रेजुडिस एंड बायस क्रेडिबिलिटी के साथ डिसीजन ले सके फॉर इंडिविजुअल, सोशल एज वेल एज हाईएस्ट गुड के लिए। तो उसे इस चीज को एथिक्स की सिग्निफिकेंस क्या कहता है, एथिक्स की सिग्निफिकेंस कहता है। डायलेमा में भी विदाउट प्रेजुडिस एंड बायस क्रेडिबिलिटी के साथ डिसीजन ले सके इंडिविजुअल, सोशल एंड हाईएस्ट गुड के लिए। और मॉरल मैप की तरह भी यूज होता है, सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज है ना, तो मॉरल मैप की तरह सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी यूज होता है। देख लेते हैं हम फटाफट। प्रोवाइड मॉरल मैप, सेल्फ रियलाइजेशन, दो पॉइंट हमने देखे था। और हमने देखा था इंडिविजुअल, सोशल, इंडिविजुअल एंड सोशल गुड एज वेल एज ये हाईएस्ट गुड के लिए, हाईएस्ट गुड अटेनमेंट ऑफ सुमुम एस समूम बोनुम, समम बोनुम द हाईएस्ट गुड द डेफिनेट हैप्पीनेस। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट गुड द डेफिनेट हैप्पीनेस सोनम बोनम के लिए भी करता है। एथिकल डायलेमास डिलीट करने वो डील करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है एथिक्स। अपना जो प्रेजुडिस फ्री है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, डायलेमा में भी जो विदाउट प्रेजुडिस क्रेडिबिलिटी के साथ जो डिसीजन ले सके फॉर इंडिविजुअल, सोशल एज वेल एज हायर गुड। ठीक है, उसे एथिक्स कहते हैं। अब एथिक्स के कुछ कुछ सोर्सेज हैं, तो हम स्मॉल लेवल से शुरू होंगे फिर आगे तक जाएंगे। जैसे इंडिविजुअल कंसाइंस, ठीक है, देन फैमिली एंड सोसाइटी, फिर कल्चर और रिलीजन, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, फिर कुछ रोल मॉडल थिंकर्स और फिलोसफर जो है। क्या है? इंडिविजुअल जो हमारी कंसाइंस है, देन फैमिली एंड सोसाइटी, फिर कल्चर एंड रिलीजन, फिर लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम एंड रोल मॉडल्स, थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। ठीक है, अब देखते हैं एब्सेंस ऑफ एथिक्स में क्या क्या हो जाएगा अगर एथिक्स होगा ही नहीं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने की होगी वो हम आगे देखते रहेंगे, अभी पहले इससे ही पढ़ो बस। जो एब्सेंस ऑफ एथिक्स है उसे कुछ कुछ चीजों में दिक्कत हो जाएगी। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे क्या दिक्कत हो, इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल पे क्या क्या दिक्कत होंगी। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, ब्यूरोक्रेटिक लेवल। सोशल, देखो ब्यूरोक्रेटिक लेवल तो हमको एथिक्स में देखना ही है क्योंकि अंत में ये यूपीएससी का पेपर है। तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल हम देखेंगे, एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी। अगर एथिक्स नहीं होगा तो हम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, कास्टिसिज्म, रेसिज्म, ठीक है, इस पे डोमेस्टिक वायलेंस, करप्शन, ये सब करने लगेंगे हम। बाई स्टैंडर्ड एपथी, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस सब पे हम डिवाइड करने लगेंगे। बाई स्टैंडर्ड एपथी हो जाएगी हमारे पास, साथ डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे। सोशली क्या क्या दिक्कत हो जाएगी,
सोशली जो हमारे सोशल ग्रुप्स है ना, ठीक है, वो दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे वुमेन की कमोडिफिकेशन होने लगेगी। हम एंड्स को सबसे ऊपर रख देंगे मीन्स के किसी भी तरीके से, तो उससे सोसाइटी, होल सोसाइटी का घाटा होगा। कॉम्युनलिज्म, रिलीजन के बेसिस पे पूरी सोसाइटी डिवाइड, ठीक है। करप्शन एक नॉर्म बन जाएगा, जो सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है ऐसी चीजों की। फिर पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स होने लगेगी, और एब्यूज ऑफ पावर होगा। अब इन्वायरमेंटल लेवल पे क्या है, इंक्रोचमेंट, इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, एनिमल टॉर्चर, ये सब भी होगा। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ट्रेड वॉर्स, क्या है, फिर सीज फायर वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ह्यूमन राइट्स, इन सब का वायलेशन भी होगा। और अब जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे क्या होगा, वो तो हमने देखा ही था कि अपना नेपोटिज्म है, करप्शन है, और रेड टेपिज्म है, एनसीआर जिसे हम कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस के इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पैट्रनेज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी बहुत सारी दिक्कत। अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज आ जाएंगे ऑफ कोर्स, जब जवाबदेही रहेगी नहीं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे, तो ये सब एथिक्स के ना होने में दिक्कत है। अब इवेल्युएशन ऑफ एथिक्स करते हैं, 2 मिनट में करते हैं अभी। तो इवैल्यूएशन ऑफ एथिक्स देखते हैं, वो कुछ कुछ बेसिस पे करा जाता है इवैल्यूएशन ऑफ एथिक्स। अभी हम देखते हैं किस बेसिस पे वो करा जाता है। फ्री विल नॉलेज, फ्री विल, फेयर नॉलेज, हैबिट, पैथोलॉजिकल स्टेटस, वैल्यू सिस्टम, ठीक है। इफ ये हम एक्रोनिम याद रखेंगे, इफ एक्शन टेकन अंडर फ्री विल एंड विद प्रॉपर नॉलेज ओनली देन, अगर कोई एक्शन फ्री विल और प्रॉपर नॉलेज के साथ लिया गया है, केवल तभी हम उसको एथिकली क्वेश्चन करने वाले हैं। इफ एचपीवी के फीवर, एचपीवी कोई हाइपर पैपिलोमा वायरस कुछ होता है, इफ एचपीवी के फीवर से, फियर से लिया है, तो थोड़ी उसको एथिकली वैलिडेट करेंगे। एचपीवी की फुल फॉर्म अब मैंने क्या रखा था, हैबिट, पैथोलॉजिकल स्टेटस, वैल्यू सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्लूसिविटी इन एथिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि ह्यूमंस के ऊपर ही एथिकल वो बाउंडेशन है ना, एथिक्स बाउंड है। तो ह्यूमन एक्सक्लूसिविटी ऑफ एथिक्स किस लिए है, कि ये बेस्ड ऑन द आइडिया कि ओनली ह्यूमंस हैव मॉरल एजेंसी, मॉरल स्टेटस केवल ह्यूमंस के पास है, जिसे नोन एज एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म बोला है। दैट इज अ फिजिकल philosophical belief that humans have intrinsic value and superiors to other, while zoocentricism कहता है कि animals also have moral status, ठीक है। इसे तो अभी बाद में हम देखते हैं, एक्सक्लूसिविटी इन एथिक्स के बारे में ये ह्यूमंस की। इफ एक्शन टेकन, अगर कोई एक्शन फ्री विल और प्रॉपर नॉलेज के साथ लिया जा रहा है तभी उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एचपीवी के फीवर के साथ लिया गया, फियर के साथ लिया हो तो भी नहीं कर सकते। एचपीवी मतलब हैबिटेट, पैथोलॉजिकल स्टेटस, और वी से वैल्यू सिस्टम। अब देख लेते हैं फ्री विल क्या, कि मतलब किसी के कहने पे कोई काम किया हो तो वो एथिकल है या नहीं एथिकल, इसका मतलब नहीं रहता।
क्या नॉलेज होते हुए भी ये काम किया है, तभी उसका एथिक्स आती है। अब किसी के फियर में कोई काम करा है तो वो एथिक्स नहीं है, ठीक है, नॉन एथिकल नहीं है। या कोई हैबिट है, जैसे मान लो कोई हरियाणा वाला है, वो खड़ी बोली टाइप में ही बोलता है, तो अब ये तो हैबिट है, तो इस पे क्या करोगे ना। तो ये कोई उसकी वो नहीं बताता कि एथिकल है नॉन एथिकल बिहेवियर, सिर्फ पैथोलॉजिकल स्टेटस। अगर किसी का ऐसे मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि वो एथिकल है या अनएथिकल बिहेवियर। फिर वैल्यू सिस्टम, जैसे बुशिडो कोड में अगर समुराई कोई हार जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है, तो ये वैल्यू सिस्टम की बात हुई। क्या है ये, इवैल्यूएशन ऑफ एथिक्स, ठीक है। किसका है, फियर नॉलेज, हैबिट, पैथोलॉजिकल स्टेटस, वैल्यू सिस्टम, फियर। तो ये 6 चीजें अच्छे से याद कर लेना इवैल्यूएशन ऑफ एथिक्स में, ठीक है। अब ह्यूमन एक्शन और एक्शन ऑफ ह्यूमंस में अंतर देखते हैं। ह्यूमन एक्शन वो है जो कॉन्शियसली लिया गया है डेलिबरेटली टू मीट सम एंड, ठीक है, जिसमें ये इवेल्युएशन ऑफ एथिक्स करी जा सकती है ह्यूमन एक्शन में। बट एक्शन ऑफ ह्यूमन क्या है, कि जो ह्यूमन से जो एक्शन हो गया है जो कॉन्शियसली नहीं हुआ है, ठीक है। इन एथिक्स हम केवल ह्यूमन एक्शन से डील करते हैं। स्कोप इंडिकेट एथिक्स, स्कोप क्या है, मतलब स्कोप ऑफ एथिक्स क्या है, कि एथिक्स का सब्जेक्ट मैटर है क्या, ठीक है। ये फ्री ह्यूमन एक्शंस उसका ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। एक्शंस डन इन सेल्फ इंटरेस्ट और डन फॉर अदर्स, या न्यू इमर्जिंग, ये तो अप्लाइड एथिक्स में आ गया ना, न्यू इमर्जिंग इश्यूज जो एआई, ओटीटी, सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड है। पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये सब जो है ये तो अप्लाइड एथिक्स का पार्ट आ गया। एक्शन कोई भी जो सेल्फ इंटरेस्ट में लिया गया हो या फ्री ह्यूमन एक्शन, वो सब एथिक्स के स्कोप में आएगा। अब नेचर देखते हैं, एथिक्स का नेचर क्या है एथिक्स का। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया था कि ह्यूमन एक्सक्लूसिविटी ऑफ ह्यूमंस इन एथिक्स, the exclusivity of humans as no other can regulate their behavior, क्योंकि उनके पास मॉरल स्टेटस नहीं है, तो वो अपना बिहेवियर को रेगुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर भेड़िया किसी को मार भी दे तो उसको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके पास मॉरल स्टेटस नहीं है। तो अब देखते हैं, एंड ये तो बात की बात है, एक्सक्लूसिविटी ऑफ द ह्यूमंस तो है। एथिक्स इज अ साइंस ऑफ वैल्यूज, ऑफ कोर्स मॉरल सिस्टम ही बोला था ना हमने एथिक्स को। अब ये क्या है, साइंस ऑफ वैल्यूज है। एज इट आइडेंटिफाइज द बिहेवियर और काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट हैव द क्वालिटी ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स इज अ साइंस ऑफ वैल्यूज। आइडेंटिफाई द बिहेवियर और काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट हैव क्वालिटी ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब ये तो बात की बात है। अब नेचर ऑफ एथिक्स क्या है, एक्सक्लूसिविटी ऑफ द ह्यूमंस तो है, नॉर्मेटिव साइंस है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस चीज की पंचायत है इसे। पहले तो ह्यूमंस पे ही लगेगी और ये पंचायत करेगी नॉर्मेटिव साइंस की। फिर तीसरी बात है यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब दैट इज important in every human endeavor and prescribe obligation and virtues for everybody in a society। सब पे ऊपर ये अपना पंचायत करेगी, ऑब्लिगेशंस एंड वर्च्यूज फॉर एवरीबॉडी इन सोसाइटी। अब क्या है एथिक्स, सोसाइटी टू सोसाइटी ये डिफर करता रहता है। अब ये हर ह्यूमन सोसाइटी में पर एग्जिस्ट जरूर करेगा, केवल ह्यूमंस में ही एग्जिस्ट करेगा, पर हर ह्यूमन सोसाइटी में एग्जिस्ट जरूर करेगा, पर सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता रहेगा। इसको पंचायत है ये बताने की कि क्या नॉर्मेटिव साइंस की होना क्या चाहिए, ठीक है। और लास्ट चीज है कि एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी, इट डजंट टीच हाउ टू लीड अ मोरल लाइफ। ये नहीं बताता कि मॉरल लाइफ कैसे जीनी, ये बताता है बस एथिकल लाइफ, जो सोशल नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग एथिकल लाइफ कैसे जीनी है। It doesn't teach how to lead a moral life. It merely help us justify rights and goods which led to achieve our goals, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ अप्लाइड एथिक्स क्या है। अब प्रैक्टिकल कुछ कुछ एग्जांपल्स है अप्लाइड एथिक्स के, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मॉरल कंसिडरेशन पे प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को लेके ना। फिर दूसरा है फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्पेसिफिक डायलेमास। फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम किसके, स्पेसिफिक मॉरल डायलेमास के।
फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे ट्रॉली प्रॉब्लम है, वो फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन है किसके, मॉरल डायलेमास के। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जैसे एथिक्स एआई एथिक्स, मीडिया एथिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है और फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। फिर है बायो एथिक्स, कुड वायरस बायोएथिक्स, कुड वायरस लैब मेड हो सकता है क्या? बायोएथिक्स में क्या है? बायोएथिक्स इज द स्टडी ऑफ द एथिकल इश्यूज इमर्जिंग फ्रॉम एडवांसेस इन बायोलॉजी या मेडिसिन एज वेल एज एथिकल डायलेमास उससे रिलेटेड जो है, मतलब जो इमर्जिंग एथिकल इश्यूज जो इमर्ज कर रहे हैं बायोलॉजी और मेडिसिन में एडवांसेस के ना, उससे जो इश्यूज इमर्ज कर रहे हैं तो उसमें बायोएथिक्स के अंदर पड़ते हैं। जैसे अबॉर्शन हो गया, यूथनेशिया हो गया, ऑर्गन डोनेशन हो गया, हेल्थ केयर राशनिंग हो गया, ठीक है, क्लोनिंग, अब क्लोनिंग, जीन थेरेपी, लाइफ इन स्पेस, ये सब इसके अंदर आएंगे। कौन कौन से देख लेते हैं। एडवांसेस इन बायोलॉजी और मेडिसिन के कारण जो एथिकल इश्यूज और एथिकल डायलेमास जनरेट हुआ है बायोएथिक्स के अंदर, वो पढ़े जाते हैं। एबॉर्शन, यूथनेशिया, ऑर्गन डोनेशन, हेल्थ केयर राशनिंग, क्लोनिंग, जीन थेरेपी, लाइफ इन स्पेस, ये सब इसके अंदर पढ़े जाते हैं। अब बिजनेस एथिक्स क्या है? पेंडोरा जो ये है, अरे पेपर वेपर नहीं आते रहते कि वहाँ लीक हो गया, ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है, पेंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स, तो उसके बारे में बात चल रही है। ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स दैट इज कंसर्न विद अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, कि क्या एप्ट बिजनेस पॉलिसीज होंगी, क्या प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है, जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पॉलिसीज हैं उसको लेके है। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी इसके अंदर। अब आता है इन्वायरमेंटल एथिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद इमर्जिंग जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है एंड एथिकल जस्टिफिकेशन फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे कि जो बर्स्टिंग ऑफ द क्रैकर्स या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप रेजिड्यू, तो ये सब इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एथिक्स के अंदर क्या आएगा। ये ब्रांच अप्लाइड एथिक्स की है दैट इज कंसर्न्ड विद upholding ethical principles in international relations, हमें अपहोल्ड करने हैं, कंडक्ट एज वेल एज फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसीज। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम रेफ्यूजी क्राइसिस पढ़ेंगे, अपर लोअर राइपेरियन स्टेट, पंचशील एग्रीमेंट, गुजराल डॉक्ट्रिन, ये सब चीज हम पढ़ते हैं। अब मीडिया एथिक्स क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ एथिक्स है जो डील करेगा मीन्स एंड वेज दैट मीडिया कलेक्ट्स एंड प्रेजेंट न्यूज इंफॉर्मेशन। मीन्स एंड वेज मीडिया कलेक्ट, मीन्स भी कैसे वो न्यूज कलेक्ट कर रही है, कि किसी को प्राइवेसी तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रही, एंड वेज येलो जर्नलिज्म तो नहीं कर रही। तो मीन्स एंड वेज जो मीडिया कलेक्ट कर रही है और प्रेजेंट कर रही है न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, दोनों इस एथिकल स्टडीज में आएंगे, ठीक है। ट्राई टू प्रिवेंट, कुछ कुछ मीडिया के एथिक्स है वो हम बाद में देखेंगे। ट्राई टू प्रिवेंट मोनोपोली ओवर इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन, कि इंफॉर्मेशन डिफ्यूजल के ऊपर मोनोपोली, स्टेट मोनोपोली जैसे होती है वो ना हो जाए। अपहेल्ड प्लूरलिज्म एंड मेजॉरिटी अपीजमेंट, ठीक है, अपहेल्ड प्लूरलिज्म मेजॉरिटी अपीजमेंट ना करें, और मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखें, ठीक है। तो थाली करके हमने बनाया था ना, ट्रूथ, ट्रू साइड्स ऑफ द कॉइन दोनों दिखाए। फिर एच से ऑनेस्ट रहे, ठीक है, टी एच ए, ठीक है, ए से भी कुछ था, एल से, आई से इंडिपेंडेंट वॉइस रहे, ठीक है, ए से अकाउंटेबल रहे, ठीक है, एल से वेरिटास लो वोस लिबरेटास, ठीक है, मतलब ट्रूथ विल बी द ओनली रेस्क्यू, ऐसे करके पांच उसके मीडिया एथिक्स हैं। यहाँ पे अभी लिखे नहीं है, बाद में आएंगे। डिजिटल मीडिया एथिक्स डील विद एथिकल इश्यूज ऑफ डिजिटल न्यूज मीडिया जो है ना, जैसे कि प्लेगैरिज्म हो गया, मॉर्फिंग हो गया इमेजेस की, डिजिटल इंट्रूजन हो गया, या ओमनी डायरेक्शनल इमेजिंग हो गया। ओमनी डायरेक्शनल इमेजिंग मतलब 360 डिग्री व्यू किसी भी प्लेस का जब लिया जाता है,
तो उस 360 डिग्री व्यू में क्या होता है, किसी की प्राइवेसी इंट्रोड्यूस भी हो सकती है। तो डिजिटल न्यूज़ मीडिया जब ये 360 डिग्री व्यू ले रही है ना, तो उसमें ओमनी डायरेक्शनल इमेजिंग के जो एथिक्स वगैरह है उसका कंसिडरेशन आ जाता है। तो मीडिया एथिक्स, डिजिटल मीडिया एथिक्स। अब एआई एथिक्स इज कंसर्न विद एथिकल इश्यूज। किससे रिलेटेड? डिजाइन, पहले तो डिजाइन डिप्लॉयमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूज, ठीक है। DDIU, डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूज, डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूज। अब ऑटोनोमस वेपन सिस्टम जो है उसके एथिकल इश्यूज, फेशियल रिकॉग्निशन के एथिकल इश्यूज, ठीक है, ये सब एआई में आएंगे। अब नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती है? नॉर्मेटिव एथिक्स की कुछ कुछ थ्योरीज हैं, अब हम वो देखेंगे। अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म एक फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म ही है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मतलब एंड पे जो सारा ध्यान है। यूटिलिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म दैट होल्ड्स दैट मोस्ट एथिकल चॉइसेस is one that produces greater good of the greatest number। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इसको अंडरलाइन कर लो, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। फोकस ऑन मेजोरिटी गुड, ठीक है। तो माइनॉरिटी का क्या होगा भाई? और इस गुड को क्वांटिफाई कौन करेगा? ठीक है। और इसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कौन देखेगा कि गुड हाइयर पर्पस के लिए है, लोअर पर्पस के लिए है, ठीक है। और वर्च्यू मैटर्स कहाँ गए? और इनकंसिस्टेंट इन परफॉर्मिंग ड्यूटी, मतलब ये तो हमने जो दो अलग अलग स्कूल्स है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स, अपना वर्च्यू एथिक्स और डियोंटोलॉजी, उससे क्रिटिसिज्म कर दिया कि वर्च्यू पे कंसीडर नहीं किया, ड्यूटी पे कंसीडर नहीं किया। बाकी ये इसके इंटरनल क्रिटिसिज्म है। मेजोरिटी की चल रही है तो माइनॉरिटी का क्या? और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द गुड, उनका क्या? ठीक है। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या है यूटिलिटेरियनिज्म की। नो ग्रे जोन, दैट इज समथिंग इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। ऑफ कोर्स जो ग्रेटर गुड प्रमोट कर रही है वो चीज राइट है, दूसरी चीज गलत है, बट ऐसा क्या जरूरी है हर केस में? नहीं। नो कंसिस्टेंसी इन एक्शंस, नो कंसिस्टेंसी इन एक्शन, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बिकॉज द एक्शन इज बेस्ड ऑन द एंड्स, ठीक है। तो मीन्स पे ध्यान ही हट गया। तो मीन्स से ध्यान हटने का मतलब कि कोई एक्शंस में कंसिस्टेंसी नहीं होगी। एंड्स मैटर्स नॉट मीन्स, तभी तो एक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है। इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई, कंपेयर, मेजर हैप्पीनेस, कल्चर, जस्टिस, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यूज हैं जो सारी ही इंपॉर्टेंस, इनको क्वांटिफाई कैसे करोगे? और कौन सी क्वालिटेटिव गुड्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करोगे? इग्नोर माइनॉरिटी वेलफेयर, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब डिओंटोलॉजी देखते हैं। हमने देखा यूटिलिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म कॉन्सिक्वेंशियलिज्म दैट होल्ड्स मोस्ट एथिकल चॉइसेस, कौन सी है? ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। अब डिओंटोलॉजी क्या है? ये ड्यूटी बेस्ड सिस्टम ऑफ एथिक्स है। ड्यूटी बेस्ड सिस्टम ऑफ एथिक्स, इसके अंदर जो मॉरल एजेंट है ना, उसकी ड्यूटी टू फॉलो मॉरल कमांड्स, रूल्स रिगार्डलेस ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेस। जो अपना धर्म है ना, स्वधर्म, उसको फॉलो करते रहना। मतलब मॉरल एजेंट हैव द ड्यूटी टू फॉलो मॉरल कमांड्स रिगार्डलेस, जो रूल्स, मॉरल कमांड एंड रूल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस, वो उसको फॉलो करते रहना है। अब जो थ्योरी डिओंटल थ्रेशोल्ड डिओंटोलॉजी इज बेटर, ठीक है। वो मतलब एक लिमिट तक फॉलो करेगा अपना मॉरल जो ड्यूटी और कमांड्स हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, अगर बहुत कॉन्सिक्वेंसेज अलग हो जाएंगे तो वो अपनी चॉइस बदल भी सकता है, तो इसे थ्रेशोल्ड डिओंटोलॉजी कहते हैं। use uses rules to determine what is right, it is often associated with इमैनुअल कांट के जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स है ना, उसके साथ इसे एसोसिएट करा जाता है। जैसे अंबेडकर ने बोला था, ड्यूटी मस्ट बी परफॉर्म, लेट द एफर्ट बी सक्सेसफुल और नॉट, लेट द वर्क बी appreciated or not, when a man's sincerity of the purpose and capacity are proved, even his enemy comes to respect him, ठीक है। ये हमने अंबेडकर जी ने बोला था। पर इसमें दिक्कत क्या है? डिओंटोलॉजी में हमारा पूरा फोकस एंड्स पे चला गया, मतलब हमारा पूरा फोकस मीन्स पे चला गया, एंड से हट गया। क्या पता कभी कभार एंड्स बहुत ही डिजास्टेरियस हो, जैसे कि हम
ने वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करा अंग्रेजों को, ठीक है, तो अगर नहीं करा होता तो क्या होता, या कर दिया तो क्या हुआ, ठीक है। ऑफन एंड्स आर डिजास्टरियस, जैसे हमने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए आज़ादी के टाइम पे, ठीक है, बट उससे उन्होंने कबालियों का अटैक करवा दिया फिर हम पे। नो प्लेस फॉर इमोशनल ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कोई जगह ही नहीं है कि मॉरल कमांड्स और रूल्स जो है उसको फॉलो करना है आपको। तो इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए कोई प्लेस नहीं है। जैसे कि गांधी जी ने विड्रॉ करा अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चौरी चौरा में जो चल रहा था, चौरी चौरा में इंसिडेंट के बाद, तो उसने इमोशंस को तो कंसीडर ही नहीं किया, केवल उन्होंने अपना स्वधर्म देखा। Moral agent have duty to follow moral command and rules regardless of their consequences. It may even go against national ethos, ठीक है। जैसे एडवर्ड शोर्डन ने क्या किया, जो सीआईए के बहुत सारे सीक्रेट्स थे ना, उनको रिवील कर दिया विकीलीक्स पे। तो ये नेशनल एथोस के तो खिलाफ गया, बट क्या ये डियोंटोलॉजिकल मॉरल कमांड और मॉरल रूल्स के रिगार्डिंग में था? ये था। तो नेशनल एथोस के खिलाफ भी जा सकता है ये। अब वर्च्यू एथिक्स क्या होता है? वर्च्यू एथिक्स क्या है? इज अ कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच टू morality developed by Aristotle and other Greeks. कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच है। ये क्या थी? ड्यूटी बेस्ड सिस्टम। पहला था क्या? कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, that consequentialism that hold most ethical choices is one जिसमें greatest good of greatest number of people प्रमोट हो रहा है। अब वर्च्यू एथिक्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच है टू मोरालिटी डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल। जो एथिकल एक्शंस है ना, मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियल वर्च्यूज दैट प्रोवाइड फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज। acts action in right action is right only action कब right है? Action is right only if that that's what a virtuous person would have done in same situation. जैसे कि अगर तुम किसी को वर्चुअस पर्सन मानते हो तो तुम्हारे लिए वर्च्यू एथिक्स अगर फॉलो करते हो तो वही एक्शन राइट होगा जो उस सिचुएशन में वो बंदा कर रहा होता। फोकस ऑन राइटियसनेस ऑफ द एक्शंस एज वेल एज कैरेक्टर एंड बिहेवियर, इस पे इनका पूरा फोकस रहता है। अब वर्च्यू क्या है? वर्च्यू इज अ मॉरली, वर्च्यू एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, पर वर्च्यू क्या है? एक मॉरली गुड डिस्पोजिशन है, मॉरली गुड डिस्पोजिशन जिसे मॉरली गुड माना जाता है, वो वाला कैरेक्टर ट्रेट है ये वर्च्यू, मॉरली गुड डिस्पोजिशन। और ये क्या है? वाइस मॉरली बैड डिस्पोजिशन टू थिंक फील एंड एक्ट। ना ही थिंक कर सकते, ना फील, ना एक्ट। नॉट एवरी डे हैबिट बट अ कैरेक्टर ट्रेट, वही मैंने बोला ना, मॉरली गुड डिस्पोजिशन। कि अगर ऐसा नहीं है मैं वर्चुअस पर्सन हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बट ऐसा नहीं मुझे हमेशा ही एवरीडे बोलना है, बट ये मेरा कैरेक्टर ट्रेट है, या फिर हैबिट नहीं है, मतलब मेरे सच बोलना ये मेरा कैरेक्टर का गुण है, ठीक है, ट्रेट है। लिमिटेशंस क्या है कुछ कुछ वर्चुअल एथिक्स की? समटाइम्स जो अलग अलग वर्च्यूज है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। एथिकल डायलेमास जो होता है उसे नीड अदर मॉरल कंपास। हु विल डिसाइड कि क्या वर्चुअस है क्या नहीं? डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी चेंज टेम्पोरली एंड स्पेशली। दस ये जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है, इट्स नॉट बेनिफिशियल टू हैव दिस अप्रोच। एथिक्स के लिए चैलेंजेस क्या है? एथिक्स के लेके ना बहुत सारे चैलेंजेस है एथिक्स को लेके, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं। मॉरल, पहले ये देख लो, एथिक्स चैलेंजेस नीड मेड्स। एथिक्स चैलेंजेस को मेडिसिन की जरूरत है। एथिक्स चैलेंजेस नीड मेड्स। मेड्स मतलब मॉरल इगोइज्म, डिटर्मिनिज्म और सिचुएशन। अब मॉरल से क्या है? मॉरल ऑब्जेक्टिविटी, मॉरल रिलेटिविटी एंड मॉरल सब्जेक्टिविटी। मॉरल रिलेटिविस्ट क्या है? डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मॉरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, कि ऐसे कोई मॉरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है ही नहीं, वो रिजेक्ट करते हैं। मॉरल ऑब्जेक्टिविस्ट कहते हैं कि बिलीव दैट देयर आर ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स हैं, सम सेम एक्शन
some action right for all people all time, some action wrong for all people all time। तो उनके हिसाब से कुछ ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ्स तो हैं। अब जो दूसरी चीज आती है मॉरल सब्जेक्टिविज्म। ह्यूमन बिहेवियर के स्पेयर में ना, व्हाट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट ट्रू फॉर एनीवन एवरीवन एल्स। जो किसी एक इंडिविजुअल के सही लिए सही है वो जरूरी नहीं वो सबके लिए ही सही हो। तो इसे मॉरल सब्जेक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है। मेट्स मॉरल एथिकल वैल्यू नीड्स मेट्स। मेट्स से हमने मॉरल तो देख लिया, अब ई से ईगोइज्म देखते हैं। ठीक है। एक तो होती है एथिकल ईगोइज्म और दूसरी होती है साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म का मतलब कि men constituted in such a way that they always act in self interest। ठीक है। एंड कांट एक्ट अदरवाइज, इसे साइकोलॉजिकल ईगोइज्म कहते हैं। साइकोलॉजी में ही ईगो है। फिर एक एथिकल ईगोइज्म है जो एक फॉर्म ऑफ हेडोइनिज्म है। हेडोइनिज्म, वन शुड मैक्सिमाइज वंस हैप्पीनेस एंड मिनिमाइज वंस हैप्पीनेस, यहाँ हैप्पीनेस से लिख दिया, एंड मिनिमाइज वन सैडनेस आना। ठीक है। तो अब हमारा एथिकल, ये दोनों हो गया, एथिकल ईगोइज्म और एथिकल अपना साइकोलॉजी, मतलब इगोइज्म साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल इगोइज्म। अब डिटर्मिनिज्म डॉक्ट्रिन और सिचुएशन एथिक्स को हम देख लेते हैं। डिटर्मिनिज्म डॉक्ट्रिन ये है कि जो भी अभी हो रहा है ना वो कॉजली रिलेटेड है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो पहले रोल प्ले कर चुके हैं, हेंस कोई भी पर्सन मॉरली अकाउंटेबल नहीं हो सकता। फिर आखिरी हुआ सिचुएशन एथिक्स, अप्रोच टू मोरालिटी seen among existentialists who reject very idea of the Kant nature, reject prescriptive rules. Each case is unique and needs unique solution।